हेलो क्लास, वेलकम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म में बेसिकली हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, इंडिया के अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई। ओके कि हम सब एक हैं, ये वाली फील इंडिया में कहाँ से आई। इंडिया तो इतने सारे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था, इतनी छोटी छोटी प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, तो हाउ कम कि लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई। तो हमें इस चैप्टर में ये जानना है। बेसिकली जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के चैप्टर के रहेंगे, वो हैं, in this chapter we will pick up the story from 1920 and study the non-cooperation and civil disobedience movement। यहाँ पे अब हम सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला फ्रीडम स्ट्रगल है। ठीक है, लगभग 200 साल लगे इंडिया को फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, अब होता ये है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के भी कुछ फेजेस हैं। जो एक तो 1857 का जो वॉर है उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, राइट। तो एक तो वो बोल देते हैं कि वो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था फॉर इंडिपेंडेंस, राइट। उसके बाद कांग्रेस बन जाती है इन 1885। ठीक है, कांग्रेस बनने के बाद होता क्या है, कांग्रेस बनने के बाद जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। वो लोग मानते हैं कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब आराम से गवर्नमेंट के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए और गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवानी चाहिए। ठीक है, तो वो उनका फेज था, उसको बोलते हैं मॉडरेट फेज। उसके बाद एक फेज आता है जिसमें कि आम जनता को मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है। ये जो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जोड़ने का काम किया लोगों को, ये किया महात्मा गांधी ने। और इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि 1920s के बाद कैसे महात्मा गांधी ने जो स्ट्रगल अभी तक सिर्फ अपर क्लास लोग कर रहे थे, अब वो स्ट्रगल मास मूवमेंट कैसे बन गया, आम लोगों तक कैसे पहुंच गया। ठीक है, वो हम इसमें जानेंगे। तो इस टाइम पर सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टाइम पर हो क्या रहा था, सिचुएशंस क्या थी। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। वॉर चल रहा था तो वॉर की वजह से तो बहुत सारे इकोनॉमिक खर्चे होंगे ही होंगे, जिसकी वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, और अगर किसी भी देश के डिफेंस एक्सपेंडिचर या कोई भी एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो चुकाता कौन है? ऑब्वियसली जो जनता है वो टैक्स पे करके चुकाएगी, राइट। तो जनता के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, दिस वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड बाय इंक्रीजिंग द टैक्स। कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई, इनकम टैक्स, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इनकम टैक्स नाम का एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ। लोग तो ऑलरेडी परेशान थे, उनके साथ और ये एक बुरी चीज हो गई। ठीक है, फिर प्राइसेस ऑफ द फूड आइटम ड्यूरिंग द वॉर इंक्रीज। जो वॉर के टाइम पे थे प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। द प्राइसेस डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918। सो कॉमन पीपल वर द वर्स्ट सफरर बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज। एक तो टैक्स भी लगा दिया, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी, हर चीज़ इंक्रीज कर दी है, उसके बाद प्राइस राइज तो होगा ही होगा। अब प्राइस राइज होने के बाद लोगों के पास फूड शॉर्टेजेस, हर चीज़ की शॉर्टेज पड़ गई। तीसरी बात जो यहाँ पे हमें देखने मिली थी वो ये थी कि जो रूरल पीपल थे उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था, उनको फोर्सफुली रिक्रूट करके आर्मी में भेजा जा रहा था। ठीक है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको फोर्सफुली रिक्रूट करके आर्मी में भेजा जाए, राइट। तो फोर्सफुल रिक्रूटमेंट हो रही थी रूरल लोगों की। दैट वाज अ वेरी बैड थिंग टू हैपन। तो लोगों के अंदर ये एंगर था। क्रॉप फेलियर भी उन सालों में जो ये वर्ल्ड वॉर के साल चल रहे थे। वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं 1914 से 1919 तक चला। तो उसी समय के दौरान काफ़ी
पहले ही फूड शॉर्टेजेस थी, ऊपर से फेमाइन वगैरह भी आ गए, जिसकी वजह से एक्यूट शॉर्टेज हुई फूड की इन 1918, 19 एंड 2021। ओके, इसकी वजह से लोगों के अंदर तो गुस्सा आएगा, ऊपर से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फर्दर एग्रावेटेड द प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द फेमाइन एंड एपिडेमिक्स। इस टाइम पे एपिडेमिक भी स्टार्ट हो गया, जैसे इस टाइम पे ये अपना कोरोना का एपिडेमिक लग चला हुआ है, पैंडेमिक इनफैक्ट, तो वैसे ही इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक उस टाइम पे हुआ और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई और 12 to 13 million people died because of the famine and epidemics। अब इन सब को डील करने के लिए अब क्या ये सिचुएशन थी, ये एक बैकग्राउंड है, आपको जो ये चीज़ें बताई है ये बैकग्राउंड है, अभी यहाँ पे बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी जी के बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा गांधी ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915, जनवरी 1915। एक्चुअली उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें वापस इंडिया बुलाया, गांधी जी को वापस इंडिया बुलाया। क्यों? गांधी जी ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में कोई केस लड़ने गए थे बहुत साल पहले, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे ब्लैक्स के स्ट्रगल को साथ दिया। ठीक है, ब्लैक लोगों को इक्वालिटी दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें करी वहाँ पे, इंडियंस को, ब्लैक को। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने एक नया सिस्टम डिवाइस किया। वो सिस्टम था, वो स्ट्रैटेजी थी सत्याग्रह की स्ट्रैटेजी, जो वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल रही। तो जो इनके गुरुजी थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने इनको वापस बुलाया कि इंडिया में आके आप सत्याग्रह कीजिए। तो ये इंडिया में आए और इन्होंने अपना आइडिया ऑफ सत्याग्रह यूज़ किया। अब बेसिकली सत्याग्रह क्या था? जो सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह का मतलब होता है अपील फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह मीन्स अपील फॉर ट्रूथ, कि जो आपका ऑप्रेसर है आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। मतलब वो अपनी कंसाइंस से, अपनी आत्मा से पूछ रहा है कि क्या मैंने ये काम गलत किया है, क्या ये सही किया है। सत्य आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, अपील करना ट्रूथ के लिए, कि अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। ठीक है, ये बेसिकली उनका आइडिया था। गांधी जी बिलीव दैट अ सत्याग्रही कुड विन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, दैट इज विदाउट बीइंग अग्रेसिव एंड रिवेंजफुल। उनका ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी नॉन वायलेंस की। क्यों नॉन वायलेंस एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बन गई? नॉन वायलेंस अच्छी स्ट्रैटेजी ऐसे बन गई कि अगर गांधी जी बोलते कि वायलेंस से जीता जा सकता है, युद्ध को अगर वायलेंस से जीता जा सकता है, तो ब्रिटिश सरकार तो हमसे ज़्यादा उनके पास हथियार थे। ठीक है, हम लोगों के पास तो कोई हथियार नहीं थे, कुछ नहीं थे। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के पास तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा हथियार थे। तो वो लोग तो 2 मिनट में सारा का सारा मूवमेंट ख़त्म कर सकते थे। लेकिन अगर, और दूसरा एक और चीज़ होती है कि जो अग्रेसिव लोग होते हैं, सिर्फ वॉयलेंट चीज़ों में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, मैक्सिमम जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, ये लोग, स्टूडेंट्स, काम करने वाले, एजुकेटेड लोग, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वायलेंट स्ट्रगल्स में। तो गांधी जी की स्ट्रैटेजी थी कि मैक्स टू मैक्स लोगों को इस स्ट्रगल में लेके आना है। तो इसलिए उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रीच किया, क्योंकि नॉन वायलेंस तो सबसे इजी है, वो हर कोई प्रीच कर सकता है, हर आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, हर कोई कर सकता है, और उसकी वजह से सारे लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक उनकी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रही। अब इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने 3 जगहों पर सत्याग्रह का जो नमूना पेश किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली सत्याग्रह के साथ। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वहाँ पे उन्होंने एक जो चंपारण बिहार में एक प्लांटेशन का सिस्टम था, उसमें ज़बरदस्ती किसानों से इंडिगो उगवाई जाती थी, जबकि इंडिगो की खेती करने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो किसान वर नॉट हैप्पी विद द इंडिगो कल्टीवेशन, वो उसको छोड़ना चाहते थे, उनसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया और वो वहाँ पे सक्सेसफुल रहे। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा सत्याग्रह किया गुजरात में।
खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पीजेंट्स को सपोर्ट किया। पीजेंट बोल रहे थे कि वो रिवेन्यू नहीं दे सकते हैं बिकॉज उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, जितना टैक्स एक्स्ट्रा लग रहा है उनके ऊपर वो देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने धरना दिया, सत्याग्रह किया कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से देंगे, राइट। तो ये एक उनकी दूसरी जीत थी। तीसरा जो उन्होंने किया गुजरात में वो था अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के साथ स्ट्राइक की। जो अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे वो अपनी जो सैलरी थी उसमें हाइक चाहते थे, मतलब वो अपनी वर्किंग कंडीशन और सैलरी के लेके कुछ स्ट्राइक कर रहे थे, कुछ डिमांड्स रख रहे थे और जो मिल ओनर्स थे वो नहीं मान रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो मिल ओनर थे वो गांधी जी की फ्रेंड थे, फिर भी गांधी जी ने मिल वर्कर्स का सपोर्ट करते हुए मिल ओनर्स के अगेंस्ट ये धरना दिया, सत्याग्रह किया और वो यहाँ पर भी सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो ये हमने जाना है अबाउट दी सत्याग्रह। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।